ये जो महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई है वो दरअसल ये कहा गया है कि जो चुनाव जो है वो तो बहुत फेजेस में होते हैं, रिजल्ट जो है वो एक फेज में आता है जिसको लेकर लगातार क्वेश्चंस उठते रहे। तो उनका ये भी कहना है कि ये चुनाव भी एक फेज में हो, अगर रिजल्ट जो है वो भी एक दिन अगर आता है तो ये लगातार ये दलीलें जिस तरह की पेश की जा रही है, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, जो ये कहा जा रहा है कि जनता के मन में अगर डाउट है, अगर एक शख्स के मन में भी अगर डाउट है तो उसे क्लियर किया जाना चाहिए। और लगातार इस तरह की पिटीशन जो है वो दाखिल होती रही, जिस तरह की पूरी जिरह बहस जो लगातार हो रही है कई घंटों से अब और उससे पहले जब हुई है, तो ये साफ तौर पर ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं जो मन में डाउट्स हैं उनको लेकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं कोर्ट में और जिस तरह की दलीलें पेश की जा रही हैं वो ये बताती हैं कि अगर वाकई में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई अगर पहले की गई होती और सही वक्त पर अगर सुनवाई की गई होती तो फैसला शायद कुछ और आता। अब लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है कि क्या 5 बजे जो प्रचार है वो थम जाएगा? कल लोग 19 तारीख को पहले चरण की वोटिंग जो है वो करने जा रहे हैं, सुबह 7 बजे से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर जनता अपने मन में एक डाउट लेकर ये जाएगी कि वो जिसको वोट दे रहे हैं उसको जा रहा है या नहीं जा रहा है, या आगे फिर क्या होगा, या पर्चों का मिलान होगा या नहीं होगा, इन तमाम इफ्स एंड बट्स के साथ वो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ा सवाल है। और हेमंत जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेमंत जी आप इसको लगातार फॉलो कर रहे थे, आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अब तक जो आपने पूरा प्रोसेस देखा है, पूरी जो आपने सुनवाई देखी है पहले आज की और इससे पहले दिन की, आप उसको कैसे देख रहे हैं और इस केस को आप किस तरह बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए बुशरा जी, बड़े ही दुख के साथ एक बात कहनी पड़ रही है। जैसा आपने इशारा किया कि चुनाव प्रचार के पहले, चुनाव के पहला चरण कल पहली वोटिंग हो जाएगी 7 बजे और सुप्रीम कोर्ट अभी ईवीएम और वीवीपैट को लेकर ही बहस कर रहा है। इससे अनफॉर्चुनेट कुछ हो नहीं सकता। और ये बताइए कि इस स्टेज पे अगर कोई सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन करना भी चाहे तो वो इंटरवेंशन क्या हो सकती है? बहुत ही सीमित इंटरवेंशन हो सकती है। आज मैं कुछ बातें आप सबके दर्शकों के लिए बहुत ही बेसिक बताना चाहता हूं, कुछ बेसिक चर्चाएं करना चाहता हूं। उम्मीद है राजीव जी मुझे कुछ समय देंगे उसके लिए। राजीव जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो पिटीशन जिस पे आज आपके यहाँ चर्चा हो रही है सुप्रीम कोर्ट में सुबह से और परसों भी हुई थी, ये पिटीशन 4 साल से पेंडिंग थी और सबको ये पता था कि अप्रैल मई के अंदर लोकसभा का चुनाव, आम चुनाव होगा। तो पिछले 4 साल से इस पर बहस क्यों नहीं हुई और पिटीशन पे अब बहस क्यों हो रही है? एक ये बेसिक सवाल है। और इस स्तर पे जब कल वोटिंग होने वाली है और आज आप ईवीएम और वीवीपैट के ऊपर सुबह से बहस किए जा रहे हैं, इसका कोई अर्थ है क्या? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जनतंत्र और जनतंत्र की संस्थाओं के अंदर, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो जांच एजेंसियां हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे इसके कोई भी संस्थान हो, उसके अंदर जन विश्वास कि आम आदमी का विश्वास उनमें कितना है? जो ये पिटीशन 4 साल से पेंडिंग थी, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास लोकतंत्र में विश्वास बहाली के से भी बड़ा कोई केस पेंडिंग था? क्या उसकी क्रेडिबिलिटी से भी ज्यादा बड़ा कोई केस पेंडिंग था? तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें 4 साल हियरिंग पे करने में क्यों आए? और ये कोई पहला केस नहीं है और आखिरी केस नहीं है। इससे पहले आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड का केस देखा। इलेक्ट्रल बॉन्ड का केस 2019 में आया था और आज 2024 है। 2024 में फैसला आया। इन 5 सालों में उस अवैध स्कीम के तहत लिए गए पैसों से, हजारों करोड़ रुपयों से दर्जनों चुनाव हो गए। अवैध स्कीम के आए पैसों से जो चुनाव हुए वो लोकतंत्र में वैध थे क्या? नहीं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को अपनी प्रायोरिटीज देखनी पड़ेगी कि वो प्रायोरिटीज क्या है। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इससे भी बड़े कोई केस पेंडिंग थे कि ईवीएम और वीवीपैट के अंदर आम आदमी का विश्वास, या उसको लेकर उठ रहे सवाल, या इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर उठ रहे सवाल? तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेंगी कि वो प्रायोरिटीज क्या है। अब मुझे आप एक बात आइए, आज ये बहस पूरी भी हो जाए मान लीजिए, या हो सकता है ये कल भी जारी रहे, उसके बाद ऑर्डर रिजर्व रहेगा। जब तक ये ऑर्डर आएगा सुप्रीम कोर्ट का ईवीएम और वीवीपैट को लेकर के, तब तक तो डैमेज हो चुकी। जैसा प्रशांत भाई अभी कह रहे थे कि आम आदमी में वीवीपैट और ईवीएम को लेकर के तमाम तरह के सवाल हैं। उन सवालों को लेकर के क्या हमारी वोटिंग परसेंटेज प्रभावित नहीं होगी? क्या जनविश्वास में कमी नहीं आएगी? क्या ये सारे की सारी बहस और सुनवाई और फैसले ये समय पर नहीं हो सकते थे? ये सारे वो बेसिक सवाल हैं जो कहीं ना कहीं इस देश की जनता को दिए जाने चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास इससे भी जरूरी क्या काम थे जो इस फैसले को, जो इस बहस को आने में
इतना समय लग गया? ये बहुत बेसिक सवाल है। और यहां पर जो अगर कोई इंटरवेंशन भी संभव है, मान लीजिए ये फैसला आता है मई के एंड में, तब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? क्या फैसला कर सकता है? कम से कम इस चुनाव के लिए तो कोई इफेक्टिव इंटरवेंशन नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीम अगर आप जाए लीगल भाषा में, तो वो ये कह सकते हैं कि ईवीएम के जो वीवीपैट की सारी पर्चियां गिन ली जाए, जो मुझे इस बहस जो अब 2 दिन से चल रही है उसमें वो भी दूर की कड़ी लगती है। तो कुल मिलाकर के इस सारी जो प्रक्रिया है, जो इतनी लेट सुनवाई हुई है, और जो ये चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के दौरान भी ये बहस चल रही है, ये कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट है। ये सारा काम बहुत पहले होना चाहिए था। इससे आम आदमी का लोकतंत्र की संस्थाओं, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, ईवीएम, वीवीपैट, सबके अंदर विश्वास मजबूत होता। और आज अब जब चुनाव प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है, तो आम आदमी शंकर नारायण जी जो है उन्होंने यहाँ पर ये बात उन्होंने कही है कि लेट देम काउंट द टोटल नंबर ऑफ वीवीपैट स्लिप्स, नॉट हाउ मच वेंट टू whom, so that if there is any discrepancy, we know something has been miss। तो ये साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पर आप वीवीपैट की पर्चियों का जो मिलान है उनको होने दीजिए। किसको कितनी पर्ची किस तरह से गई, अगर ये मिलान हो जाता है तो ये क्लियर हो जाएगा कि कहीं यहाँ पर इसमें कोई मिस तो नहीं है। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वी आर ऑलरेडी सेइंग देयर शुड हैव बीन बेटर कम्युनिकेशन। ये जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि एक बेटर कम्युनिकेशन होना चाहिए था। ये हम लगातार कह रहे हैं, और जो इंफॉर्मेशन है वो भी पहले से अवेलेबल कराई जानी चाहिए थी। तो यहां पर हेमंत जी आप ये देख रहे होंगे कि बहुत सारी बातों को वो मान भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरफ ये केस जा रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? ऐसा नहीं है, जो भी दलीलें पेश की जा रही हैं दूसरे पक्ष की तरफ से, जो दलीलें पेश की जा रही है उसको यहां मानते हुए नजर आ रहे हैं जस्टिस खन्ना, लेकिन फिर भी ये लग रहा है कि ये केस किसी और तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको? जी अत्री साहब, एक बात और इसमें जोड़ दूं, फिर आपके पास आता हूं। प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि कुछ प्रोग्राम फीड है, पर्ची लटकी दिख रही है, कटकर गिरी हुई है या नहीं गिरी है। ये बिल्कुल संभव है कि हो सकता है कि उसी में लटकी हुई हो, इसीलिए जनता में बेचैनी है। इस पर जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि अपने आप को कानूनी तर्कों तक ही सीमित रखें, या फटकारते हुए कह रहे हैं अपने आप को कानूनी तर्कों तक। शुरुआत से ही प्रशांत भूषण पे थोड़ा सा यहां एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं जस्टिस खन्ना। वो अंदाज आप बहुत नजदीक से बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो ये बात यहां साफ साफ कही जा रही है। और जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि हम पहले ही कह रहे हैं कि बेहतर कम्युनिकेशन होना चाहिए था, जानकारी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए थी। ये सारी बातें, मतलब यहां पर्ची लटकी है, गिरी है कि नहीं गिरी है, ये बातें अगर जन सामान्य के दिलो दिमाग में है, लेकिन इसको कानूनी तर्क के बाहर रखा जा रहा है। राजीव जी, अगर इसको एक लाइन में समअप करें आप इस पूरे सारे के सारे मामले को, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, इसका अगर एक लाइन में लबो लुआब है तो वो ये है। मुझे आप ये बता दीजिए कि 2020 से ये पिटीशन पेंडिंग थी, उसके बाद लगातार पिटीशंस फाइल होती जा रही थी। सबको ये पता था कि अप्रैल मई के अंदर 2024 में लोकसभा का आम चुनाव होना है। तो इससे महत्वपूर्ण काम सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था, जो पहला चरण के चुनाव होने से पहले दिन पूर्व संध्या पर आज भी बहस हो रही है। मैं तो देखिए बहुत बेसिक सवाल जनता की तरफ से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस देश के लोकतंत्र का रखवाला है। सुप्रीम कोर्ट इस देश की कानूनी संस्थाओं के जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन सबको कहीं ना कहीं सबसे उसका सुपीरियर उस पर बैठा हुआ है। वैसे में चुनाव आयोग जैसी संस्था जो लोकतंत्र की प्रहरी है, उसके कामकाज पर, उसकी कार्यप्रणाली पर, और द वेरी बेसिक वोटिंग विच इज द बेस ऑफ द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, अगर उस पर सवाल है और वो सवाल चुनाव के दिन से पहले डिस्कस हो रहे हैं, तो पिछले 4 साल में सुप्रीम कोर्ट कर क्या रहा था? और ये जो सवाल है लगातार, देखिए आज से पहले जब हम चुनाव आयोग कवर करते थे, उस समय चुनाव आयोग का क्या था कि अगर एक भी सवाल है किसी भी व्यक्ति का, एक भी कोई शिकायत है किसी भी व्यक्ति की, एक भी व्यक्ति वोटिंग से दूर ना रह जाए, ये अप्रोच होती थी। आज जब सीएसडीएस का आपने सर्वे देखा, वो उसमें कितने लोगों ने ये कहा कि हमें ईवीएम से वोटिंग पर डाउट है, परसेंटेज दी गई है, उसके बावजूद भी हम ये सुनने को ही तैयार नहीं है। आज मैं तो हैरान था जब बहस कल शुरुआत हुई परसों, आपने भी सुना होगा, जब जैसे ही पोस्टल बैलेट का केवल जिक्र किया गया। देखिए हर एडवोकेट का कोर्ट के अंदर आर्गुमेंट बिल्ड करने का एक तरीका होता है। जैसे ही प्रशांत भूषण ने केवल बैलेट पेपर शब्द कहा, तो वहां से रिस्पॉन्स आया कि रेट्रोगेट असर होगा, ये पुराना होगा, ये इससे हमारा जो है रिग्रेसिव स्टेप होगा।
कोई भी जो तर्क है जो कानून के अंदर, जब वो तर्क बिल्ड किया जा रहा होता है तो उसको बिल्ड होने दीजिए, उस पर फैसला लेने का अधिकार आपका है। लेकिन आप तर्क को ही नहीं सुनेंगे, इसका अर्थ क्या है? क्या दुनिया के अंदर अमेरिका से लेकर के पूरा यूरोप, जहां पर पूरी दुनिया में ईवीएम कितने देशों में यूज होती है, उंगली पर गिन लीजिए। और उसके बाद आप ये कहते हैं कि दैट विल बी रिग्रेसिव स्टेप, दैट विल नॉट बी प्रोग्रेसिव स्टेप। इसका मतलब तो जितने भी देशों के अंदर पोस्टल बैलेट से चुनाव हो रहे हैं वो सारे पिछड़े हुए देश हैं, उनको टेक्नोलॉजी की समझ ही नहीं है। कहना क्या चाहता है चुनाव आयोग और किस बात की बहस हो रही है? देखिए, जब आप जज की कुर्सी पर बैठते हैं, विद ड्यू रिगार्ड्स टू एवरीबडी ऑन एनी चेयर, ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर और जुडिशियल चेयर, एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि जो सवाल वहां पर सवाल जवाब हो रहे हैं वो सवाल जनता के मन में है, और उन सवाल जवाबों को अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे, आपकी इच्छा है आप उनको खारिज कर दीजिए, आप उनको स्वीकार कीजिए, दैट इज योर सोल प्रोरोगेटिव। लेकिन बैलेट पेपर का नाम आते ही आप उछल के कहे कि नहीं इस पर कोई बात मत कीजिए, आप वैल्यू जजमेंट मत कीजिए, आप ये मत कीजिए, ये तो आर्गुमेंट का कोई तरीका नहीं है ना। तो कुल मिलाकर के राजीव जी, इश्यू ये है कि जन विश्वास किस चीज में है। पोस्टल बैलेट पर जाना अगर पिछड़ापन है तो मुझे लगता है 95% जो डेमोक्रेसीज है वो तो सारी पिछड़ी है, अकेले हिंदुस्तान ही प्रोग्रेसिव है, अगर ये कोई पैमाना लिया जाए तो। जब आप उतने बड़े ओहदे पर बैठकर इतने संवेदनशील मसले पर, जो जनविश्वास का मसला है, उस पर कोई बहस सुनते हैं तो हर एक व्यक्ति की पूरी बात सुनी जानी चाहिए, और उसके ऊपर जो जजमेंट है वो आपका विशेषाधिकार, आप लीजिए। और जिस तरीके की कमेंट्स किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, सॉलिसिटर जनरल क्या कह रहे हैं? सॉलिसिटर जनरल साहब कह रहे हैं कि कल किसी अखबार में खबर आने वाली है। क्या मतलब है? खबर तो अखबार में रोज ही आती है। आप उन लूप होल्स को क्यों नहीं भर लेते जिनकी खबरें आती हैं? आप जनता को उसका जवाब क्यों नहीं देते? जब मुख्य चुनाव आयुक्त 16 तारीख को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर रहे थे, तमाम साथियों ने सवाल पूछे ईवीएम को लेकर के, ईवीएम की सारी चीजों को लेकर के। क्या शेरो शायरी के अलावा वो किसी सवाल और जवाब सेटिस्फैक्टरी दे पाए? सारे देश ने देखा। मैंने तो कभी चुनाव आयुक्त को, मुख्य चुनाव आयुक्त को शेरो शायरी करते देखा नहीं इस तरीके से। तो कुल मिलाकर के सवाल ये है, सवाल है लोकतंत्र में जनविश्वास का। क्या वो इस सारे घटनाक्रम में मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है? ये मैं फैसला आपके दर्शकों पर छोड़ता हूं, इस देश की जुडिशरी पे छोड़ता हूं, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर छोड़ता हूं। लेकिन ये सवाल वाजिब है, ये सवाल रहेंगे, और अगर ये सवाल वाजिब नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट आज उनको नहीं सुन रहा होता इस क्रूशियल टाइम पे। मेरा तो सवाल केवल टाइमिंग पे है कि ये देखिए, चुनाव का जो कार्यक्रम है वो ऐसे ही नहीं हो जाता कि आपने 16 तारीख को चुनाव घोषित कर दिया। नो, इसका पूरा तैयारी 1 से 1.5 साल पहले शुरू हो जाती है, और ये पिटीशन 4 साल से पेंडिंग थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्यों प्रायोरिटी पे टेकअप नहीं किया? मेरा तो ये भी सवाल है राजीव जी, और पूरा देश देख भी रहा है इसको। फैसला अब सुरक्षित है। हम लोग सुबह से और हम यही उम्मीद कर रहे थे कि आज शायद फैसला आ जाए, लेकिन अब 4:22 और ये ब्रेकिंग खबर आ रही है कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब कब फैसला आता है इसका इंतजार रहेगा। क्या उम्मीद लगाई जाए? नहीं, इसमें तो राजीव जी बहुत ही सीमित हस्तक्षेप की गुंजाइश है सुप्रीम कोर्ट के पास। देखिए, कल से फर्स्ट वोट डल जाएगा सुबह 7 बजे, और आज ये आर्गुमेंट पूरा हुआ है। इसके अंदर जो बहस हुई है कम से कम 7-8 घंटे की बहस हुई है, और इस सारे को फैसले का रूप देने में कम से कम 2 से 3 हफ्ते, कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट लगेंगे सुप्रीम कोर्ट को। और ऐसे में जब तक 2 से 3 या 4 चरण का चुनाव हो चुका होगा, तो ऐसे में कोई बेसिक इसके अंदर आप इंटरफेरेंस माने कि किस तरीके का कोई चेंज हो जाएगा, आई हैव सीरियस डाउट्स। अगर कानून की भाषा में बात करें, इस पिटीशन का और इस सारी ज़ेरे बहस का अगर आप इसको कंक्लूड करना चाहें, तो इसमें जो मैक्सिमम रिलीफ मिल सकती है, जिसकी संभावना नहीं है, मैं पहले राइटर लगा रहा हूं कि नहीं है, इसमें मैक्सिमम रिलीफ ये संभव है इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि सारा चुनाव कार्यक्रम घोषित हो चुका है, पोलिंग शुरू हो रही है, कि अधिकतम रिलीफ ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि 100% जो वीवीपैट है उनकी काउंटिंग की जाए। लेकिन इसका चांस मुझे केवल 1% लगता है, केवल 1%। और वो मैं क्यों कह रहा हूं? ये संभव है, ऐसी बात नहीं है कि संभव नहीं है। केवल और केवल सारी चीजें इन प्लेस है, वीवीपैट सारी इन प्लेस है, केवल उनको काउंट करने के लिए एक्स्ट्रा स्टाफ डिप्लॉय किया जाना है, वो बहुत इजीली किया जा सकता है। लेकिन इस स्टेज पर मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई आदेश देगा। एट दी मैक्स जो संभावना हो सकती है, अभी आपका क्या है कि देखिए 5% वीवीपैट काउंट की जाती है, केवल 5%। मैक्सिमम ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें ये कह दे कि 10% काउंट कर लीजिए, 20% कर लीजिए, उसके कोई मायने नहीं मुझे लगते। और ये सारे का सारा जो कवायद हुई है,
इस कवायद के बहुत ज्यादा, कम से कम इस आम चुनाव में मैं कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं देखता हूं, अनलेस एंड अनटिल सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि 100% वीवीपैट काउंटिंग हो, जिसके चांस मुझे नहीं लगते हैं, जो इस पूरी बहस के दौरान जो मैं आकलन कर पाया। बाकी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास सारे ताकत है, सारी अधिकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पे मुझे लगता है कि बहुत ही सीमित इंटरवेंशन की गुंजाइश है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, सरकार, ये जो सरकार है केंद्र में आजकल, वो किसी भी चीज को प्रिएम्प्ट करने की चैंपियन है। हर चीज की वो पहले घोषणा कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, और अगर कोई और आर्टिकल ना लिखे तो हो सकता है आर्टिकल भी कोई और ही लिखवा दे। टू दिस एक्सटेंट पॉसिबल है इस सिस्टम के अंदर। लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल जो राजीव जी आपने किए हैं वो ये है कि क्या बारकोड इस स्टेज पे संभव है टेक्निकली? मेरा जवाब है ना। कल से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो रही है, कल सुबह 7 बजे पहला वोट गिर जाएगा। इसके लिए जो भी व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ेगी वो ड्यूरिंग द इलेक्शन संभव नहीं है। उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन चाहिए। वो आज की तारीख में और इस चुनाव में फिलहाल के लिए पहले 3-4 चरणों में संभव नहीं होगा, और एक ही चुनाव में अलग अलग पैरामीटर्स यूज नहीं किए जा सकते। एक तो हम ये बिल्कुल क्लियर रखें। दूसरी बात, प्रशांत भूषण जो कह रहे हैं कि ह्यूमन इंटरफेस, आपने वोट डाला, वीवीपैट से पर्ची ली और सील्ड उसके अंदर डाली, वो भी इस चुनाव के अंदर संभव अभी नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है उसका, क्योंकि कल पहली वोटिंग तो हो ही जाएगी, पहला वोट गिर जाएगा, और जैसा मैंने कहा कि जब तक रिजल्ट आएगा 3 या 4 फेज का हो चुकेगा, तो मिडवे आप ये नहीं कर सकते कि आधा चुनाव बिना ह्यूमन इंटरफेस के हो जाए, कि आधे चुनाव में अपने आप पर्ची गिरी वीवीपैट की और आधे चुनाव में मैंने अपने हाथ से डाली। ये भी प्रैक्टिकली संभव नहीं है। अब तो केवल जो एक सीमित इंटरवेंशन है, जैसा मैंने बिल्कुल शुरू में कहा आपको, सीमित इंटरवेंशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश ये कर दे, सुप्रीम कोर्ट, कि ये जितनी भी वीवीपैट की पर्चियां हैं वो सारी काउंट की जाए 100%। उसकी भी गुंजाइश मुझे नहीं लगती, जैसा पिछले उसमें स्लॉट में हमने बातचीत की। ऐसे में हम सब का जो नैतिक फर्ज अब है, जो मीडिया के जो न्यूट्रल साथी है, मेरा सबसे ये आग्रह है कि आम जनता के मन में जो सवाल है उनका जवाब तो देखिए, उनका जवाब देना या तो सुप्रीम कोर्ट का काम है, या चुनाव आयोग का काम है, या संवैधानिक संस्थाओं का काम है। हम सब का दायित्व यह है कि हम जनता को केवल एक अपील करें कि सारे के सारे, बिना इन सवालों के होते हुए भी दिमाग में, हर व्यक्ति 100 का 100% अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करे, और फिर देखा जाए कि मैनिपुलेशन कितनी संभव है या नहीं है। क्या यह संभव है? जनता के दिमाग के सवाल वाजिब हैं, उनको अधिकार है, दे आर ऑथोराइज्ड टू हैव देयर ओन क्वेश्चंस, लेजिटिमेट क्वेश्चंस। उनको जवाब मैं और आप एक स्टेज से आगे नहीं दे सकते। हम सारे एक अपील कर सकते हैं कि लोकतंत्र की मजबूती में का जो अनुष्ठान है उसमें सब हम अपना आहुति डालें और सब के सब वोटिंग के लिए जाए। एक तो हमारा दायित्व यह है, क्योंकि अगर हम भी उनके दिमाग में इस शंका को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे राजीव जी, या कोई ऐसी बात कहेंगे, तो उससे देश का लोकतंत्र और कमजोर होगा। तो इस चीज से हमें बचना चाहिए। हमारी सबसे अपील यह होनी चाहिए कि सारे लोग घरों पे से निकले, वोट डाल के आए अपनी इच्छा के मुताबिक, अपने संवैधानिक अधिकारों के मुताबिक, और तय करें इस देश के लोकतंत्र की दिशा और दिशा। उसके बाद देखा जाएगा कि किस दिशा में जाता है। अदरवाइज होता क्या है कि इस देश के अंदर 10 से 15% राजीव जी फेंस सिटर अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी हैं, जिनके दिमाग में एक बात और घर कर गई है कि आप वोट किसी को डाले जाएगा तो वही, या जीतेगा तो फला ही। इस चीज को मैं और आप स्ट्रेंथन नहीं कर सकते। एज ए ट्रू डेमोक्रेट हम सब का यह फर्ज बनता है कि हम लोगों से केवल एक ही अपील करें कि आप अपने लेजिटिमेट चुनावी अधिकार का प्रयोग करें, अपनी पसंद के कैंडिडेट को वोट डालें और सजग रहें। जो आपको 7 सेकंड के लिए भी पर्ची दिखती है उसको देख करके आए, कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो ये देश के जो नागरिक हैं उनकी जागरूकता का पक्ष हमें जरूर रखना चाहिए। बाकी तो क्या होगा वो तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले, उसमें पाले में गेंद है, उसमें मैं और आप तो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में ये देखना चाहिए, अब भी समय है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये वर्ल्ड ओवर कहा जाता है। तो जो आज एसजी कह रहे थे कि कल पहली वोटिंग है और अब ये याचिका लेकर आ गए, ये याचिका 4 साल पुरानी है, ये कल लेकर नहीं आए प्रशांत भूषण। तो देखिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी क्या क्या कहा जाता है, और वो भी सरकार के शीर्षस्थ अधिकारी के द्वारा, लॉ ऑफिसर के द्वारा। ये है वो असली चीज राजीव जी, जिससे इस देश को सजग होना होगा कि जो पिटीशन 4 साल से पेंडिंग है उसमें सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है कि ये कल याचिका ले आए। तो ये है हमारे देश का डिस्कोर्स। हाईएस्ट कोर्ट के सामने हाईएस्ट ऑफिसर क्या कह रहा है, ये जनता को समझने की जरूरत है, और जनता को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा
और मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति, आखिरी व्यक्ति जो समाज का है, वो इसको चुनौती के तौर पे ले और सजग होकर वोट डालने जाए जब तक कोई फाइनल फैसला नहीं आता है। एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस। सबसे बड़ी बात है, जो कोर्ट में जो कुछ चल रहा है और इसको लेकर जो फैसला आएगा वो एक अलग बात है, वो एक अलग प्रोसेस है, वो चलता रहेगा। लेकिन कल सुबह 7 बजे से पहले फेज की जो वोटिंग शुरू होने जा रही है, अभी हेमंत जी ने भी आप तमाम लोगों से अपील की, बड़ी तादाद में लोग हमें देख रहे हैं, सुन बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल करिए, घरों से निकलिए, वोटिंग करिए, यह आपका अधिकार है। 5 साल में एक बार आपके पास ये मौका आता है लोकसभा चुनाव में। आप सत्ता में बने रहना देखना चाहते हैं, जो लोग अभी सत्ता में हैं, या आप सत्ता परिवर्तन देखना चाहते हैं, आपको अपने घरों से निकलकर वोट करना ही होगा। आपको संविधान इसका अधिकार देता है, आपके पास ये मौका है और इस मौके का इस्तेमाल हर नागरिक को करना जरूरी है। इन जो कोर्ट में चल रहा है या जिस तरह के डाउट्स पैदा हो रहे हैं, उससे कहीं आप अपने मन में ये शंका ना पैदा करें या ये इस तरह की आप धारणा ना बना लें कि हम वोट देने जाएंगे तो उससे क्या अब होने जा रहा है। ऐसा मत सोचिए, आप वोट देने जरूर जाइए, ज्यादा से ज्यादा तादाद में। लेकिन इसके अलावा हेमंत जी, मैं अभी देख रही थी कांग्रेस ने अभी कुछ मिनटों पहले ये ट्वीट किया है, अब से कुछ ही मिनटों के बाद, यानी कि 5 बजे जो है तमाम हम ये कह सकते हैं कि कल का हम लोगों को ये इंतजार है कि कल सुबह जिस तरह से पूरा प्रोसेस जो है वो शुरू होगा वोटिंग का पहले चरण का, उससे पहले उससे चंद घंटे पहले अगर कांग्रेस, जो कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, अगर वो ये ट्वीट करती है कि ईवीएम पर बटन कोई भी दबाए वोट बीजेपी को जाता है। केरल में ये मामला सामने आया है, यही वजह है कि हम कहते हैं कि राजा की आत्मा ईवीएम में है। हमारी मांग रही है वीवीपैट की पर्चियां मतदाताओं को सौंपी जाएं, मतदाता उन वीवीपैट पर्चियों को एक अलग पेटी में डाले, फिर उन वीवीपैट पर्चियों की 100% गिनती की जाए। इन मुद्दों को लेकर हमने चुनाव आयोग से कई बार मिलने का वक्त मांगा, लेकिन चुनाव आयोग इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर एक अखबार की कटिंग लगाई गई है जिसमें लिखा गया है, बटन कोई भी दबाओ वोट बीजेपी को, ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग को भेजा गया नोटिस। तो यह केरल की उस खबर का जो मॉक ड्रिल हुई थी और जिसमें बटन जब दबाया गया तो वो बीजेपी को जो वोट गया है उसका यहां पर जिक्र किया गया है और उसको घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने शामिल किया है। अगर चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से, वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने से कुछ घंटे पहले अगर देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी इस तरह का ट्वीट करती है तो इसको कैसे देखा जाए हेमंत जी? क्योंकि उनकी बात भी जायज है, महीनों तक वक्त मांगा गया चुनाव आयोग से, लेकिन चुनाव आयोग ने वक्त नहीं दिया। वकीलों के एक समूह ने चुनाव आयोग से वक्त मांगा, लेकिन उनको भी वक्त नहीं दिया गया। अगर जनता के मन में इतने डाउट हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टीज के मन में, विपक्ष के मन में इतने डाउट्स हैं, तो आखिर इलेक्शन कमीशन ने वक्त क्यों नहीं दिया? और फिर यह कहा जाता है कि इस तरह की पिटीशंस दाखिल की जाती हैं, उसका मजाक उड़ाया जाता है। और ये पिटीशन 4 साल पहले दाखिल की गई थी, लगातार इस मामले को एडीआर उठाता रहा है। नहीं, देखिए बुशरा जी, 2 चीजें हैं। कांग्रेस पार्टी का जो दर्द है, जो उसकी पीड़ा है, वो बड़ी जगह पर वाजिब हो सकती है। एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते वो क्या करते हैं क्या नहीं, वो उनका विशेषाधिकार, वो ट्वीट करते हैं, वो कटिंग्स लगाते हैं। लेकिन मेरा एक बेसिक सवाल कुछ और है। 6 महीने से वो लगातार चुनाव आयोग से समय मांगते रहे, उनको समय नहीं मिला। तो क्या ये उनका अधिकार नहीं था कि इंडिया अलायंस की लीड पार्टी कांग्रेस पार्टी है, क्या उन्होंने चुनाव आयोग के सामने धरना दिया? क्या प्रेशर बिल्डिंग के लिए कोई प्रयास किया? क्या चुनाव आयोग का घेराव किया? ये सब कुछ नहीं किया गया। और देखिए, बिना रोए तो मां भी दूध नहीं देती। जहां तक समय ना देने का सवाल है, इस पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे एसवाई कुरैशी साहब, उन्होंने एन नंबर ऑफ टाइम्स पे ये कहा है कि ये समय क्यों नहीं दिया गया, वो खुद भी स्तब्ध है। चुनाव आयोग का काम ही है समाज के आखिरी व्यक्ति के किसी भी शंका का निर्मूलन करना, उन्मूलन करना। और यहां तो देश की 28 पॉलिटिकल पार्टियां 6 महीने से रो रही थी, तो क्यों नहीं दिया गया सवाल? तो ये जो एक लार्जर डिजाइन का हिस्सा है, ये चुनाव आयोग की एरोगेंस का हिस्सा है। और अनफॉर्चुनेटली जो चुनाव आयोग जो संवैधानिक प्रावधानों के तहत बना है, वो कहीं ना कहीं अगर आप उसकी कार्यप्रणाली देखेंगे पिछले 6 महीने की, खासतौर पर जब से वो समय मांग रहे हैं विपक्षी दल, तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव आयोग है, ये सरकार की आर्म के रूप में काम कर रहा है। ये पूरे देश के अंदर ये साबित हो गया है। चुनाव आयोग की जो साख थी, वो बड़ी मेहनत, लगन, तपस्या से अर्जित की गई थी। और एक पार्टी के हाथों में खेल करके चुनाव आयोग ने अपनी जो वो इकबाल था उसको नष्ट कर लिया है, खत्म कर लिया है खुद ही। क्योंकि विश्वसनीयता गई तो कुछ नहीं बचता।
और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता आज इसके ऐतिहासिक लोएस्ट पर है, ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। और ये अकेले मैं नहीं कह रहा, ये कुरैशी साहब ने भी कहा, और कुरैशी साहब ने तो 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही है। वो इस बात पर हैरान थे कि चुनाव आयोग ने अब तक उनको समय क्यों नहीं दिया विपक्षी दलों को, पहली बात। उनकी सारी शंकाओं का खुद उन्मूलन क्यों नहीं किया, दूसरी बात। तीसरी बात, जब आपने वीवीपैट्स लगाई है, 25,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, तो आपको काउंट कराने में क्या परेशानी है? या तो लगाई क्यों आपने, और लगाई है पिछली बार तो चलो ठीक था कि नई नई टेक्नोलॉजी थी, सारी बात थी। इस बार तो आपके पास पूरे 5 साल थे, आपने क्यों नहीं व्यवस्था की कि मतलब सारे की सारी काउंटिंग हो? तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, 2019 के चुनाव के बाद वो जो वीवीपैट की काउंटिंग स्लिप्स थी, पर्चियां थी, उसका रूल था कि 1 साल तक उनको सुरक्षित रखना है। और आपने सरकार, चुनाव आयोग ने क्या किया कि 2 महीने के बाद उनको नष्ट करवा दिया। क्या ये सच है कि नहीं है? और क्या जो डेटा मिसमैच की बात है, जो वोट पोल हुए और जो वोट काउंट हुए, क्या वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से हटाए गए या नहीं हटाए गए? इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से मैप आप तो हटा नहीं सकते, किसने हटाए? वो क्यों हटाए? चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 साल इस पिटीशन को सुनने में लगाए हैं, ये इसको मैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं इन द लार्जर पर्सपेक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी। विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, दे हैव टू प्रायोरिटाइज देयर प्रायोरिटीज। उनको यह समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र के लिए जरूरी क्या है। और बुशरा जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं चंद सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। 370 के ऊपर कब सरकार ने फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट में और अपने पार्लियामेंट में, और कब उसका फैसला आया? नोटबंदी का आप देख लीजिए, नोटबंदी कब लागू हुई, फैसला कब आया? पेगासस के मामले का क्या हुआ? अडानी गेट में क्या हो रहा है? ये 4 उदाहरण। राफेल के मामले में क्या हुआ? इन सारी घटनाओं से सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि उनके बारे में क्या इंप्रेशन गया। और 2 जो लेटेस्ट चीजें हैं, चुनावी बॉन्ड और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। चुनावी बॉन्ड का जो पिटीशन थी वो 2019 में दायर की गई। विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, मैं ये पूछना चाहता हूं कि पिटीशन दायर होने के बाद क्या उसके अंदर बेसिक सवाल नहीं उठाए गए थे? पिटीशन के अंदर क्या डेमोक्रेसी में लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब नहीं हो रहा था? जिनको आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस स्कीम को आज असंवैधानिक बताकर खारिज किया, इन 5 सालों के दौरान जितने भी चुनाव हुए, उस पैसे के प्रयोग से चुनाव हुए, उस पैसे के प्रयोग से किसी राजनीतिक दल ने देश में सैकड़ों दफ्तर बना दिए, क्या वो संवैधानिक है? क्या वो कानूनी है? और उसमें जस्टिस डिलेड हुआ या नहीं हुआ? वो सारे के सारा जो पैसा था जो वसूली किया गया, क्विड प्रो को किया गया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसका अपने अंदर झांकेगा कि इसके लिए देरी के लिए जिम्मेदार कौन है? ये मेरे मूल सवाल है। और जो ईवीएम का मुद्दा है, ये यहां भी फिर ये भी वहीं जाकर टिकता है कि 4 साल से पिटीशन पेंडिंग थी, उसके बाद तमाम संस्थानों ने अलग अलग करके रिमाइंडर्स डाले, अर्ली हियरिंग लगाई, सारी चीजें लगाई, और आज हालत यह है कि कल पोलिंग है और आज आर्गुमेंट कंप्लीट हो रहा है, ऑर्डर रिजर्व कर रहे हैं। क्या चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण, क्या चुनाव की निष्पक्षता से महत्वपूर्ण, क्या लोकतंत्र की मूल आस्था से महत्वपूर्ण भी सुप्रीम कोर्ट के पास कोई काम है क्या? क्या ये प्रायोरिटीज का सवाल नहीं है क्या? क्या ये सारी जितने भी शक व शुबे थे, इनको आपको 2 साल पहले इनको क्लिंच करके फाइनली सॉर्ट आउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए था? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिले? अगर आप प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी हैं तो सवाल पूछे जाने चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय अदालत भी इन चीजों का ध्यान रखेगी कि लोकतंत्र की मूल को मजबूत करने में उसके क्या दायित्व हैं और कहां उसको वांटिंग पाया गया है इस पूरे खेल के दौरान। यह भी देश ने देखा, यह सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं आत्ममंथन करना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले में 5 साल क्यों लगे। यह न्याय जनता को पहले मिलना चाहिए था। बुशरा जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। एक जो सबसे बेसिक सवाल आपने किया कि इस फैसले में चुनाव जो ये आज सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व रखा गया है, इसमें किसकी जीत हो। ना मैं ईवीएम के पक्ष में हूं, ना मैं ईवीएम के विरोध में हूं, लेकिन एक निश्चित मान के चलिए, इस देश का जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है, उसकी अगर कोई सबसे बड़ी यूएसपी है पूरी दुनिया के अंदर, तो वो था निष्पक्ष चुनाव। उस पर चुनाव आयोग की अपनी ही हरकतों और जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके सवालों ने एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो मेरी एक उम्मीद जरूर है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है, कौन जीते कौन हारे, जैसा आपने कहा, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं है। केवल लोकतंत्र जीतना चाहिए, लोकतंत्र के अंदर जनविश्वास की जीत होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्या सुप्रीम कोर्ट वीवीपैट को लेकर जो वाजिब सवाल उठे हैं, क्या उनको टाइमली एड्रेस कर सकता है
बहुत देर हो गई है, जैसा मैंने कहा, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, लेकिन अब भी समय है। क्या सुप्रीम कोर्ट उस विश्वास को बहाल कर सकता है, या सुप्रीम कोर्ट इसी जिद को लेकर बैठा रहेगा कि आप बैलेट पेपर की तो बात ही मत कीजिए। जब आप जुडिशरी की कुर्सी पर बैठते हैं, आपको हर विकल्प खुला रखना होता है और आपको केवल यह देखना होता है कि देश की डेमोक्रेसी मजबूत किस बात से होगी, जनतंत्र में जड़ आस्था मजबूत किस बात से होगी। मेरी व्यक्तिगत आग्रह और दुराग्रह हो सकते हैं, लेकिन संविधान के प्रति जो मेरा दायित्व है वो किसी भी दुराग्रह से ऊपर है, मेरी किसी भी व्यक्तिगत मान्यता से ऊपर है। अगर देश के लोग ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो इसमें कोई पिछड़ापन में नहीं मानता। अमेरिका से बड़ी तो कोई वो फोर्स नहीं है आज की तारीख में, टेक्नोलॉजी वाइज भी और अदरवाइज भी। जब वो 2 महीने उनकी चुनाव प्रक्रिया चल सकती है, यूरोप के अंदर चल सकती है, पूरी दुनिया के एडवांस कंट्रीज में चल सकती है, तो हमारे यहां क्यों नहीं चल सकती? वी शुड बी ओपन टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच कंसोलिडेट्स डेमोक्रेसी। न इसकी बजाय कि हम एक जिद पकड़ के बैठ जाए कि हमें तो ये करना ही नहीं है, ये कोई बहुत प्रोग्रेसिव होने की निशानी नहीं है। तो कुल मिलाकर के, और ये जो आपने सवाल उठाया कि आम जनता इसको कैसे देखे, मैं फिर एक आपके दर्शकों से हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि इसका एक ही तरीका और भी है इस सारे खेल का, इसका जवाब देने का। क्या देश की जनता इसको चुनौती के तौर पर लेकर के 90% 95% पोलिंग की चुनौती ले सकती है? कितना डेटा मैनिपुलेट करेंगे? डेटा मैनिपुलेशन की भी एक सीमा है ना, कि आप 70% 75% पोलिंग मान के वो सारे खेल करते होंगे। तो क्या देश की जनता इसको अपने ऊपर ले सकती है, जो लोकतंत्र के समर्थक लोग हैं, कि हम ना केवल हम अपने सभी यारे प्यारे मित्र रिश्तेदार सबको इंश्योर करें कि किसी ने कोई वोट डालने से रह तो नहीं गया है। और फिर देख लीजिए, लोकतंत्र हमारा अर्जित लोकतंत्र है बुशरा जी, और इसको बचाना हम सबका अधिकार है। कोई कुछ करता रहे, लेकिन अगर जनता ये धारण कर ले अपने मन में कि हमें इन चीजों का जवाब देना है, तो 95% 98% वोटिंग करके इन सारे हथकंडों का जवाब दिया जा सकता है, जब तक चीजें क्रिस्टल क्लियर हो। ऐसा मेरा मानना है। इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है, इसको चुनौती के रूप में लेने की जरूरत है कि क्या हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं पोलिंग का, कि हमने 95% वोटिंग होगी हिंदुस्तान में। वो किसी के भी पक्ष में परिणाम है, इससे मुझे और आपको कोई लेना देना नहीं, लेकिन जनता का अधिकार है, अर्जित अधिकार है लोकतंत्र में वोटिंग का। तो क्यों ना हम इसको चुनौती के तौर पे अपने दर्शकों के, अपने श्रोताओं के बीच में डालें कि क्या हम सब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं कि हमने इतना अपना उसका मताधिकार का प्रयोग किया और एक नई इबादत लिखी, और इससे ये सारी चुनौतियां अपने आप हल हो जाएंगी। जनता से बड़ा ना कोई न्यायालय है, ना कोई तंत्र है, जनता ही तंत्र है। जनता को अपनी ताकत खुद पहचाननी होगी। देखिए बुशरा जी, जो सीमित विकल्प मैंने बताए सुप्रीम कोर्ट के पास एट दिस स्टेज, वो मैक्सिमम पॉसिबल जो रिलीफ है वो यही है कि चुनाव आयोग को ये डायरेक्शन दे दी जाए कि 100% वीवीपैट की काउंटिंग की जाए। उसके लिए कोई बहुत बड़ा कोई व्यवस्था नहीं की जानी है। सारी वीवीपैट्स के अंदर जो उनके बॉक्सेस हैं, सिल्वर बॉक्सेस, उनके अंदर वो काउंटर फाइल्स होंगी, उनको गिना जा सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच का जो मैं रुख देख रहा था पूरी हियरिंग के दौरान, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई आदेश आने वाला है। मैक्सिमम इसमें क्या होगा कि अभी केवल 5 बूथों की काउंटिंग होती है। उस साइज को बढ़ाया जा सकता है कि हर एक जो पार्लियामेंट्री असेंबली पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है उसमें 5 की बजाय 20 कर दिए जाए या 50 कर दिए जाए। डुएबल है, ये कोई शक नहीं है इसमें, क्योंकि केवल सारी चीजें अवेलेबल हैं, बैलेट बॉक्सेस हैं, सारी चीजें लगे हुए वीवीपैट के नीचे। केवल काउंटिंग करने के लिए मैन पावर की जरूरत है और एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स की जरूरत है। दैट इज इजिली डुएबल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच के रुख को देखते हुए मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि 100% वीवीपैट के काउंटिंग का ऑर्डर होगा। हाँ, कुछ संख्या बढ़ाई जा सकती है, इससे ज्यादा मुझे कोई उम्मीद नहीं।